स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 5 आवर्त तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आइए इसमें हम प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई देती है वे सब क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। और पदार्थ 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये रासायनिक रूप से पदार्थ के भाग होते हैं। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अर्थात तत्व किसे कहते हैं, पहले हम ये देखेंगे कि तत्व ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम, सोना, मैग्नीशियम आदि ये तत्व कहलाते हैं जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हो गए हैं, मतलब 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब इतने सारे तत्वों को हमें याद रखना थोड़ा मुश्किल काम होता है, कठिन काम होता है, इसलिए इनका वर्गीकरण किया गया और इन्हें व्यवस्थित रूप से तालिका में सजाया गया ताकि हमको याद करने में सुविधा हो। तो इनके 2 भाग किए गए, धातु और अधातु। जिन तत्वों के गुण धातु के थे वो धातु वाले वर्ग में रखे गए और जिनके अधातु के गुण थे वो अधातु वर्ग में। लेकिन इनमें कुछ तत्व ऐसे भी थे जिनमें धातु के गुण भी उपस्थित होते और अधातु के गुण भी उपस्थित होते थे। तो ऐसे तत्वों को फिर उपधातुओं में रखा गया। तो आइए हम देखते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, है ना, कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों करना पड़ा। तो सबसे पहला कारण कि इतने सारे तत्व थे, 118 तत्व, तो उन्हें हमें याद रखने के लिए कोई न कोई हमको ऐसा बिंदु चाहिए जिसके अनुसार हम उन्हें याद रखें। उनके गुण धर्मों के अनुसार उनका वर्गीकरण किया गया। तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। अब वर्गीकृत करने के लिए सबसे पहले डोबे-राइनर त्रिक ने नियम बनाया। तो इस नियम को डोबे-राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। उनके अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक कहा गया। झिंग के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है या औसत होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि पहले कैल्शियम है, फिर स्ट्रांशियम है और फिर बेरियम है। तो यहाँ ऊपर कहा गया है कि जिंक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। अर्थात ये ऊपर वाला और नीचे वाला जो होता है इन दोनों का परमाणु भार जोड़ लेंगे और उसका औसत निकालेंगे, जिसका दुगना ये यहाँ का जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु भार होता है। तो ये कहलाया डोबे-राइनर का त्रिक का नियम। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, है ना, मतलब कुछ ही तत्वों को इसके अनुसार सारिणी में रखा जा सका। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन, फिर सोडियम, स्ट्रांशियम, बेरिलियम, पोटेशियम, बेरियम और आयोडीन। तो इस प्रकार ये 3 त्रिक ही बन पाए और फिर ये नियम जो डोबे-राइनर का था ये काम नहीं कर पाया। फिर अगले वैज्ञानिक न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया, है ना। न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गण प्रत्येक तत्व के समान थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। अर्थात संगीत के जो 8 स्वर होते हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, तो उसके अनुसार इनको रखा गया। तो उदाहरण हम देखते हैं। लिथियम
एवं सोडियम धातुओं के गुण समान हैं। यहाँ आप नीचे सारिणी में देख रहे हो, सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा, है ना। तो ये कितने 7 और ये फिर वापस 8वां सा। तो हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इस तरह से इनको बढ़ते परमाणु भार के अनुसार जमाया गया। तो ये कुछ तत्व आप देख रहे हैं कि ये जो इधर थे इन सबके गुण एक समान थे, फिर इनके गुण एक समान हुए, इनके गुण एक समान हुए। इस तरह इन तत्वों को एक सारिणी में जमाया गया। लेकिन अब इसकी भी कुछ सीमाएं थी, है ना, कि यह नियम केवल कैल्शियम धातु अर्थात हल्के तत्वों तक लागू होता है। ये लागू तो हुआ, लेकिन जो हल्के तत्व थे, जो ये कैल्शियम धातु हैं, यहीं तक ये लागू हुआ। उसके बाद वाले भारी तत्वों पर ये कार्य नहीं कर पाया। नए तत्वों के गुण इस सारिणी से मेल नहीं खाते थे। सारिणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्व जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी, एक स्थान में रख दिया। अर्थात यह जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, यह कुछ तत्वों के लिए ही लागू हो पाया और कुछ भारी तत्वों को यह लागू नहीं कर पाया। तो अब आगे हम देखते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारिणी। अगले वैज्ञानिक मेंडलीफ ने फिर इन तत्वों को सजाने का कार्य किया और आवर्त सारिणी को बनाया। तो मेंडलीफ की आवर्त सारिणी में क्या है, अब हम देखते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है। मेंडलीफ की आवर्त सारिणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहते हैं, तथा 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। अर्थात जो खड़े जो स्तंभ हैं उन्हें आवर्त समूह कहा गया, और जो क्षैतिज आड़ी पंक्तियां हैं उन्हें आवर्त कहा गया। तो इस तरह से 8 तो खड़े और 6 क्षैतिज पंक्तियां सजाई गई। अब मेंडलीफ की आवर्त सारिणी की उपलब्धियां क्या थी वो हम देखते हैं। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, जैसे स्ट्रांशियम, स्केडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम। अर्थात जो तत्व अभी ज्ञात नहीं हुए थे उनके लिए भी उसमें स्थान रखा गया। फिर अगला है समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया। अर्थात जिनके गुणधर्म एक जैसे थे तत्वों के, उनको एक जगह स्थान दिया गया। पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना अक्रिय गैसों का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। अर्थात अक्रिय जो गैसें थी उनको अलग समूह में रखा गया। अब इसकी ये भी कहाँ तक काम कर पाई उसे हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो पाया। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार क्रम अनुचित था। अर्थात मेंडलीफ की आवर्त सारिणी भी कुछ हद तक तो कार्य कर पाई, लेकिन कुछ इन 2-3 कारणों के कारण वह भी व्यवस्थित नहीं हो पाई। ये आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में मेंडलीफ की आवर्त सारिणी दी हुई है ये, और इसे किस प्रकार इसमें तत्वों को रखा गया। ये इसके ऊर्ध्वाधर